भारत में सत्ता के साए में पनप रही कम्युनल नफरत और उससे बनते सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसे हालात, ताकतवर पड़ोसी मुल्क की तरफ से देश की सरहदों पर हमले और उस पर साहिब की चुप्पी, मुल्क की इकोनॉमी को बेस माने जाने वाली खेती किसानी पर मंडराती मुसीबत, तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस के तीसरे दौर की महामारी से मची अफरा तफरी के माहौल के बीच अपने रिपब्लिक यानी गणतंत्र के 73rd साल में दाखिल करते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात क्या हो सकती है? कभी सोचा है आपने? मुल्क की जनता की खून पसीने की कमाई से खड़ी करी गई और मुनाफा कमा रही तमाम बड़ी सरकारी कंपनियां देश के बड़े इंडस्ट्रियल घराने को औने पौने दामों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भारतीय रेल का भी तेजी से प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है। नेशनलाइज्ड बैंकों की तादाद कम करी जा चुकी है और जो अभी वजूद में है उन्हें भी प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने का खतरा बना हुआ है। मौजूदा भारत सरकार भले ही दावा करे कि फाइनेंशियल यानी आर्थिक तरक्की के मामले में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि ग्लोबल इकोनॉमिक मामलों के तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत की इकोनॉमी का गमगीन गाना गा रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत यानी लोकतंत्र को चलाना डरपोक, करप्ट और झूठे नेताओं के बस की बात नहीं है। अपनी ही आवाम से वही नेता डरता है, झूठ बोलता है, जो जानता है कि वो उनके साथ गलत कर रहा है, उनको ठग रहा है, उनको लूटने के लिए अपने करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के लिए डेमोक्रेसी का मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट में अपनी ताकत के दम पर नुकसानदेह कानून पास करवाता है। डरपोक, बेईमान और करप्ट नेता अपनी ही जनता से डरते हैं। तानाशाह अपनी ही जनता की मुखालिफत यानी ऑपोजिशन नहीं सह पाते हैं। पहले डरते हैं, फिर बौखला जाते हैं, फिर उसको कवर अप करने के लिए अपने ही चमचों से अपनी गाड़ी के सामने प्रोटेस्ट करवाकर चोचले करते हैं कि आज मेरी जान को खतरा है। तो दोस्तों, आज की सियासत में मुखालिफत की रेस्पेक्ट और डिसएग्रीमेंट यानी असहमति की तमीज को खत्म किया जा रहा है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। इसलिए मैं आपको इंदिरा गांधी से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर नेता थी। वो रायबरेली के दौरे पर थीं। तब कुछ लोगों ने उनके काफिले को काला झंडा दिखाया। फौरन पुलिस वाले आए और पकड़कर उन्हें पीटने लगे। जब पुलिस वाले उन लोगों को पीट ही रहे थे, तभी इंदिरा गांधी की गाड़ी उनके बगल में रुकी। वो काला चश्मा लगाए हुए उतरी और पुलिस वालों को इशारा करते हुए बोली, मारो मत, इनको जाने दो, ये युवा कल के नेता हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें मारना बंद कर दिया और उन तमाम लोगों को वहां से जाने दिया। अब आज के न्यू इंडिया में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह और योगी को काला झंडा दिखाने के लिए लड़कियों तक को कई महीने जेल में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी की तो हर सभा में वही जा सकता है जिसके बदन पर एक भी काला कपड़ा ना हो। मोदी लखनऊ आए तो एक इलाके के लोगों को यह हुक्म दे दिया गया कि बालकनी में कपड़े सुखाने पर बैन लगा हुआ है। उन्हें डर था कि कहीं कोई अपनी बालकनी में अपनी काली शर्ट सूखने के लिए न डाल दे, और अगर ये होता है तो मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी। खैर दोस्तों, हर साल 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के मौके पर यह ख्याल आता है कि हमारे गणतंत्र के हालात क्या हैं। क्या मुल्क में वाकई जनता का राज है? साल दर साल खुद सरकारी मशीनरी इस सवाल का जवाब दे देती है। इस बार भी रिपब्लिक डे के मौके पर जवाब मिल गया। इलाहाबाद में एक हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर पुलिस ने स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में धांधली रोकने की मांग करना, विरोध करना, क्या इस गणतंत्र में गैर कानूनी है? यहां आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में काफी गहमा गहमी रही। रेलवे का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच लगातार दूसरे दिन भी झड़पें हुई हैं। पुलिस ने जहां स्टूडेंट्स पर बेरहमी से डंडे बरसाए, वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने भी पत्थर फेंके, जिसके चलते कई पुलिस वाले इस मामले में घायल हो गए हैं। पुलिस ने करीब आधा दर्जन प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं बिहार के दूसरे जिलों से रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। आरा से जहां रेल कोच के जलाए जाने की तस्वीरें आ रही हैं, वहीं नवादा से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि यहां प्रोटेस्टर्स ने डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस मशीन को ही आग के हवाले कर दिया। इस प्रोटेस्ट की आंच बिहार से निकलकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी सुलगाने लगी है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यानी प्रयागराज समेत कई जगहों से स्टूडेंट्स की तरफ से रेल रोकने की कोशिश और पुलिस की लाठीचार्ज की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। दरअसल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी RRB NTPC रिजल्ट में अलग अलग पदों पर निकली भर्तियों में धांधली और लापरवाही को लेकर बिहार के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट उग्र होता जा रहा है। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट थमने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। सूबे में कई जगहों पर जहां रेलवे सेवा पूरी तरह ठप हो गई है, वहीं कई जगहों पर ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा है। मंडे को स्टूडेंट्स ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर घंटों ट्रेन को रोके रखा था। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रेलवे ने हिंसक प्रोटेस्ट के बाद NTPC और लेवल 1 के एंट्रेंस एग्जाम को सस्पेंड कर दिया है और रेलवे ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स की शिकायत की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। अब आपको यहां पर बता दूं कि स्टूडेंट्स आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल रेलवे ने साल 2019 में ठीक लोकसभा चुनाव के वक्त NTPC के जरिए 35,308 पोस्टों के लिए और ग्रुप D के लिए लगभग 1,03,000 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन मंगवाया था। फरवरी मार्च में छात्रों ने फॉर्म भरा। अप्रैल मई में नई सरकार बन गई। जुलाई तक एग्जाम लेने की तारीख दी गई थी, लेकिन साल 2019 में एग्जाम नहीं लिए गए। फिर साल 2021 में एग्जाम हुए और साल 2022 में CBT-1 NTPC का रिजल्ट जारी किया गया। उस वक्त नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई थी कि रेलवे बोर्ड CBT-1 NTPC में 20 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन उन्होंने एक स्टूडेंट को 5 जगह गिना। इससे तो ये हुआ कि स्टूडेंट को 20 गुना रिजल्ट तो मिला, लेकिन हकीकत में रेलवे बोर्ड ने सिर्फ 10-11 गुना रिजल्ट दिया है। और इस धांधलेबाजी को लेकर स्टूडेंट्स अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि रेलवे 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी करे। खैर दोस्तों, बात रिपब्लिक यानी गणतंत्र के 73rd साल में दाखिल करते वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र क्या है उसकी हो रही है, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दूँ ताकि आपको पता चल सके कि भारत इन 73 सालों में कहाँ तक पहुँच गया है। तो आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNDP ने तमाम आंकड़ों के बेस पर बताया है कि भारत टिकाऊ डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के 190 देशों में से 117वें जगह पर है। अमेरिका और जर्मनी की एजेंसियों ने जानकारी दी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के 116 मुल्कों में भारत 101वें पायदान पर है। यूनाइटेड नेशन के हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के हालात में लगातार गिरावट दर्ज करी जा रही है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को 139th जगह मिली थी। 149 देशों में भारत का स्थान इतने नीचे है जितना कि अफ्रीका के कुछ बेहद पिछड़े मुल्कों का है। ताज्जुब की बात यह है कि इस हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे छोटे छोटे पड़ोसी मुल्क भी खुशहाली के मामले में भारत से ऊपर हैं। वहीं कुछ वक्त पहले जारी हुई पेंशन सिस्टम की ग्लोबल रेटिंग में भी दुनिया के 43 मुल्कों में भारत का पेंशन सिस्टम 40th नंबर पर आया है। उम्र दराज होती आबादी के लिए पेंशन सिस्टम सबसे ज़रूरी होता है ताकि उसकी सामाजिक सिक्योरिटी मजबूत हो सके। भारत इस पैमाने पर सबसे नीचे के 4 मुल्कों में शामिल है। पासपोर्ट रैंकिंग में भी भारत 84th नंबर से फिसलकर 90th पायदान पर पहुंच गया है। यह हालात भी मुल्क की इकोनॉमी के पूरी तरह खोखली हो जाने की गवाही दे रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर भारत की साख सिर्फ फाइनेंशियल मामलों में ही नहीं नीचे गिर रही है, बल्कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, ह्यूमन राइट्स और मीडिया की आज़ादी में भी भारत की इंटरनेशनल रैंकिंग इस साल पहले से बहुत नीचे आ गई है। हालांकि मौजूदा भारत सरकार ऐसी रिपोर्टों को फौरन खारिज कर देती है, जबकि ये रेटिंग किसी सर्वे पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बेस होती है।
दूसरी तरफ हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि आजाद भारत का पहला बजट 193 करोड़ रुपए का था और अब हमारा 2021 से 22 का बजट करीब 34.83 लाख करोड़ रुपए का है। ये एक देश के तौर पर हमारी जबरदस्त अचीवमेंट है। इसी तरह और भी कई अचीवमेंट्स की गुलाबी और चमचमाती तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। न्यूक्लियर और स्पेस साइंस के सेक्टर में भी कई कामयाबियां हमारे खाते में दर्ज हुई हैं। ये सब फौरी तौर पर ही हमारे गणतंत्र की कामयाबी के सबूत हैं। लेकिन जब हम इस सवाल पर आते हैं कि आज़ाद भारत का हमारा मकसद क्या था, तो फिर सतह की इस चमचमाहट के पीछे स्याह अंधेरा नजर आता है। देश की 80% आबादी को मिल रहा सो कॉल्ड मुफ्त राशन, इस हालात पर फख्र करती सत्ता और इसके बावजूद भूख से मरते लोग, भयानक करप्शन, पानी को तरसते खेत, काम की तलाश करते करोड़ों हाथ, मुल्क के अलग अलग इलाकों में सामाजिक और जातीय टकराव के चलते सिविल वॉर जैसे बनते हालात, बेकाबू कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम, चुनावी धांधलियां, अलग अलग स्टेट्स में हुए आए दिन चुने हुए विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए मैंडेट यानी जनादेश को अगवा करना, साथ ही इलेक्शन कमीशन का सत्ता के इशारे पर काम करना, जुडिशियरी का सत्ता की पैरोकारी करना और सत्ता से डिसएग्रीमेंट यानी असहमति को रुथलेसली कुचलना, वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं जो हमारे रिपब्लिक यानी गणतंत्र की मजबूती और कामयाबी के दावे को आईना दिखाते नजर आती हैं। बाय द वे दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।